हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ डेमन स्लेयर सीजन 3 के एपिसोड 6 और 7 को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। एपिसोड की शुरुआत हमें कराकू से दिखाई जाती है, जो काफी दुविधा में है क्योंकि वो रीजनरेट नहीं कर पा रहा। जिसके जवाब में सेकिडो उसे बताता है कि तुम जल्द ही रीजनरेट हो जाओगे, लेकिन इस बार का प्रोसेस थोड़ा स्लो होगा। जो सारी बातें गैन्या और तांजिरो सुन रहे होते हैं, और वही हम तांजिरो को देख पाते हैं जो गैन्या के लिए काफी वरिड है, लेकिन साथ ही वो ये बात सोच रहा है कि ये सारे डीमंस यानी कि ये इमोशंस डीमंस को ऐसे नहीं मारा जा सकता, जिन्हें मारने का कोई और ही तरीका होगा जो उसे अभी बिल्कुल भी सूझ नहीं रहा। और यही सारी बातें सोचते सोचते वो नेजुको को छुड़ाता है, और उसी दौरान उसे एक और स्मेल आती है, जिससे उसे ये समझ आता है कि यह सिर्फ 4 डीमन नहीं बल्कि यहाँ एक और यानी कि 5वां डीमन मौजूद है, जो शायद से इन सभी का वीक पॉइंट हो सकता है, जिसे अब तांजिरो को ढूंढना है। लेकिन जाने से पहले उसे गैन्या रोक देता है और उसे यही कहता है कि तांजिरो नहीं बल्कि वो खुद उस डीमन को मारेगा। जो बात सुन तांजिरो काफी खुश होता है और उसे ये बताता है कि नेजुको अब वो उसका इसमें साथ देगी, लेकिन उससे पहले उस डीमन को ढूंढना काफी जरूरी है, जो तांजिरो अपनी स्ट्रॉन्ग स्मेल पावर की मदद से कर सकता है। पर गैन्या को उस पर भरोसा नहीं, और उनकी बातचीत खत्म हो उससे पहले ही एंगर डीमन उन लोगों पर हमला कर देता है, जिसे डॉज करने में तांजिरो कामयाब होता है और साथ ही गैन्या को बचाने में भी। लेकिन अब वो ये नोटिस कर पाता है कि जल्द ही वो सारे डीमन भी रीजनरेट हो जाएगी, तो उससे पहले उसे उस 5th डीमन को ढूंढना होगा, जिसमें वो गैन्या की हेल्प चाहता है। और वो उसे यही कहता है कि मैं उस 5th डीमन को ढूंढूं, तब तक तुम इन सारे डीमंस को रोकने की कोशिश करो, जिसमें नेजुको भी तुम्हारी हेल्प करेगी। और इतना कहकर तांजिरो उस 5th डीमन को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वही दूसरी तरफ गैन्या और नेजुको बाकी सारे रीजनरेट हुए डीमन का सामना कर रहे होते हैं। और वही हम तांजिरो को देख सकते हैं, जिसने अपनी स्मेल की पावर से हान तेंगु को लोकेट करने में कामयाब होता है। साथ ही हम देख पाते हैं कि हान तेंगु काफी ही डरा हुआ है, और वो इसी सोच में बैठा हुआ है कि उसके चारों इमोशन डीमंस उन सभी को खत्म कर देंगे। और उसे लोकेट करते ही तांजिरो गैन्या को इस बारे में बताकर जब उस डीमन की तरफ बढ़ ही रहा होता है, तो उसी दौरान करागो उसे रोकता हुआ पहुँचता है, और साथ ही सेडो को भी उन लोगों पर हमला करता है, जिन्हें रोकने की जिम्मेदारी तांजिरो लेता है। और वो गैन्या को उस डीमन की लोकेशन बताते हुए उसे ढूंढकर उसे खत्म करने के लिए कहता है, और नेजुको को भी इस बारे में बताता है। लेकिन उसी दौरान हम कराको को देख सकते हैं, जो अपनी फैन की मदद से फिर से तांजिरो पर हमला करता है, लेकिन इस बार तांजिरो खुद को एक झाड़ की मदद से रोकने में कामयाब होता है। और उसी दौरान हम सेडुको को देख सकते हैं, जो अपनी लाइटनिंग पावर को इस्तेमाल करने वाला होता है, जिसे रोकने के लिए नेजुको पहुँचती तो है, लेकिन ओजेत्सु पहुँच नेजुको को अपने हथियार की मदद से घायल कर देता है। साथ ही उसे होल्ड करने में भी कामयाब होता है, लेकिन सेडू को अपनी लाइटनिंग पावर को इस्तेमाल करे उससे पहले ही काफी क्विकली तांजिरो वहां पहुंच सेडुको के हाथ को काटने में कामयाब होता है, और साथ ही उरोगी को घायल करने में भी, जिसे देख सेडुको काफी शौक है क्योंकि तांजिरो पहले से ज्यादा तेज हो गया है, और साथ ही वो फाइटिंग की टेक्निक काफी अच्छे से अंडरस्टैंड भी कर पा रहा है, जिस बारे में उसे उसके मास्टर ने आगाह किया था, क्योंकि तांजिरो ऐसा अभी नहीं बल्कि पहले से है। और साथ ही हम नेजुको को भी देख पाते हैं इजेत्सु पर अपनी फ्लेमिंग पावर को इस्तेमाल करती है, और वही हम तांजिरो को देख पाते हैं, जो दूसरे डीमन यानी कि कराको का सामना करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। तो वो उसे फिर से अपनी फैन की ताकत की मदद से रोकने में कामयाब होता है, लेकिन वो गैन्या पर हमला नहीं कर पाता क्योंकि तांजिरो उसके हाथ को काटने में कामयाब होता है, और साथ ही गैन्या को गाइड करने में भी कि वो डीमन एक्चुअल में किस लोकेशन पर है। जिस डायरेक्शन को गैन्या फॉलो तो कर रहा है, लेकिन उसे कोई भी डीमन नजर नहीं आ रहा, जिससे वो काफी परेशान होता जा रहा है। लेकिन थोड़ा और ढूंढने पर उसकी नजर एक छोटे से डीमन पर पड़ती है, जिसे देख गैन्या काफी शौक है, क्योंकि उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उन चारों स्ट्रॉन्ग डीमन को एक छोटा सा डीमन कंट्रोल कर रहा होगा। और इतना कहकर वो इस डीमन पर फायर तो करता है, लेकिन हम देख पाते हैं कि हान तेंगु उससे बच निकलने में कामयाब
कामयाब होता है और फिर से उसका पीछा करने पर गेन्या अपने स्वॉर्ड की मदद से उस पर हमला तो करता है, लेकिन इस बार हान तेंगु फिर बच निकलता है क्योंकि गेन्या की तलवार हान तेंगु की गर्दन तक पहुंची तो थी, लेकिन उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा, बल्कि गेन्या की तलवार ही टूट गई, जिससे गेन्या शॉक हो जाता है और फिर से अपनी गन को इस्तेमाल कर हान तेंगु पर हमला तो करता है, लेकिन फिर से हान तेंगु को कुछ भी नहीं होता, बल्कि उसे एक खरोच तक नहीं आती। पर उसी के साथ हम देख पाते हैं कि सेडुको पहुंच चुका है जो ऑलमोस्ट गेन्या पर हमला करने वाला है, जिस हमले से गेन्या बच नहीं पाएगा जो वो खुद सोच रहा होता है। साथ ही वो अपने भाई को याद करता है जिससे उसने ये वादा किया था कि वो एक न एक दिन हाशिरा जरूर बनेगा, लेकिन साथ ही उसके दिल में किसी बात का गिल्ट है जो माफी उसे अपने भाई से मांगनी थी, जिसके बाद हमें गेन्या का एक पास दिखाया जाता है जिसमें वो अपनी मॉम को काफी ही ज्यादा प्यार किया करता था, लेकिन उसके फादर की बात करें तो उसके फादर एक अच्छे इंसान नहीं थे जो आए दिन उसकी मॉम को मारा करते थे और उस लड़ाई के दौरान कभी कभी उनके फादर उन्हें भी मारा करते, लेकिन उनकी मॉम उन्हें हमेशा बचा लिया करती थी। पर उसके डैड ज्यादा सरवाइव नहीं कर पाए क्योंकि दुश्मनी के कारण किसी ने उन्हें मार दिया और तब से ही अकेले गेन्या की मॉम उन सभी बच्चों को संभाल रही थी। और ऐसे ही एक रात जब सभी बच्चे सो रहे होते हैं तो गेन्या की आँख खुलती है जो नोटिस कर पाता है कि उनकी मॉम अभी तक घर नहीं आई, जो बात वो अपने बड़े भाई को बताता है, जिस कारण उसका बड़ा भाई उसे सभी बच्चों का ध्यान रखने के लिए कहता है और खुद मॉम को ढूंढने के लिए निकल जाता है। और गेन्या ये नोटिस कर पाता है कि उसके सभी भाई बहनों की आँख खुल चुकी है जो मॉम के बारे में ही पूछ रहे हैं, जिसके जवाब में गेन्या उन्हें यही कहता है कि सुबह मॉम और भाई दोनों लौट आएंगे। और उसी वक्त उन लोगों के डोर पर एक नॉक होता है, जिस कारण एक्साइटमेंट में बच्चे डोर की तरफ दौड़ते तो है, लेकिन हम देख पाते हैं कि एक डीमन पहुंच गेन्या के भाई बहनों को मार देता है, जिसे देख गेन्या काफी शॉक है और वो डीमन जब गेन्या को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ ही रहा होता है तो गेन्या का बड़ा भाई पहुंच उस डीमन पर अटैक करते हुए उसे घर के बाहर ले जाता है और गेन्या से यही कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, जिस कारण गेन्या अपने भाई बहनों की हालत देख डॉक्टर को बुलाने का डिसाइड करता है, लेकिन जाते हुए उसकी नजर अपने भाई पर पड़ती है जिसके सामने उसकी मॉम की लाश पड़ी होती है, जिसे देख वो अपने भाई को ही ब्लेम करता है कि उसने मॉम के साथ क्या किया, जबकि हम देख सकते हैं कि वो मॉन्स्टर जिसने गेन्या के भाई बहनों को मारा था वो और कोई नहीं बल्कि उसकी मॉम ही थी, जिस कारण ना चाहते हुए भी गेन्या के बड़े भाई को उसकी मॉम को मारना पड़ा। जिस बात का एहसास उसके बड़े भाई को तब हुआ जब सुबह की रोशनी में उन लोगों ने अपनी मॉम की लाश देखी, जिससे गेन्या का बड़ा भाई काफी शॉक था और गेन्या इन सारी चीजों को समझ नहीं रहा था और सारा इल्जाम अपने भाई पर ही लगाता है, जिससे न जाने उसके भाई को कितना बुरा लगा होगा और उसी चीज का रीग्रेट आज तक गेन्या को है। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि गेन्या के बड़े भाई ने उन सारी सिचुएशन से निकलने के बाद गेन्या को यही कहा था कि अब फैमिली को संभालने की जिम्मेदारी उन दोनों पर ही है और यही सारी बातें गेन्या सोच रहा है। साथ ही उसे इस बात का भी रीग्रेट है कि वो अपने भाई को सॉरी नहीं बोल पाया, क्योंकि उसे अब ऐसा लग रहा है कि सेडुको के अटैक से वो डॉज नहीं कर पाएगा और उससे उसकी मौत हो जाएगी। लेकिन हम देख पाते हैं कि तांजीरो उसे दिलासा देता हुआ पहुंचता है और साथ ही सेकिडो के हाथ को काटने में भी कामयाब होता है, जिससे गेन्या बच पाता है। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि तांजीरो से ये तक कहता है कि हार ना मान के तुम्हें उस डीमन को खत्म करने के बारे में सोचना चाहिए, जिसमें वो उसका पूरा साथ देगा। लेकिन इसी बातचीत के दौरान गेन्या ये नोटिस कर पाता है कि पीछे से एजेत्सु तांजीरो पर हमला करने वाला है और जरा भी मोमेंट ना वेस्ट करते हुए तांजीरो को बचा तो लेता है, लेकिन एजेत्सु के अटैक के कारण गेन्या काफी घायल हो जाता है। साथ ही वो तांजीरो को ये भी कहता है कि वो उस डीमन को खत्म नहीं कर सकता, जिसे खत्म करने की जिम्मेदारी वो तांजीरो को देना चाहता है। जब बात सुनते ही तांजीरो जरा भी टाइम ना वेस्ट करते हुए उस डीमन को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है और वहीं हम गेन्या को देख सकते हैं जो एगेत्सु का सामना कर रहा है। साथ ही तांजीरो ने भी उस डीमन को ढूंढ लिया है, यानी कि तांजीरो हान तेंगु को ढूंढने में कामयाब होता है और अपनी बर्निंग स्वॉर्ड की मदद से उस पर हमला कर देता है। और वहीं दूसरी तरफ हम ग्योको को देख पाते हैं जिसने हाशिरा को पकड़ रखा है और काफी कोशिशों के बाद भी
वो हाशिरा उसकी उस वाटर प्रिजन से बच नहीं पाता, जिसके जवाब में ग्योक्को से यही कहता है कि तुम उस वाटर प्रिजन के अंदर अपनी कोई भी टेक्निक को इस्तेमाल नहीं कर सकते, जिस कारण जल्द ही तुम्हारी मौत हो जाएगी। जो देखकर ग्योक्को को काफी मजा आ रहा होता है। जिसके बाद हम तांजीरो को देख सकते हैं जो अपनी स्वॉर्ड की मदद से हान तेंगु पर हमला तो करता है, लेकिन हान तेंगु पर जरा भी खरोच नहीं आती और वो काफी जोर से चिल्लाने लगता है, जिससे तांजीरो के कान में पेन होने लगता है। लेकिन उसी दौरान उसे एक और स्मेल आती है, जो स्मेल हान तेंगु के पहले डीमंस जैसी नहीं है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर हान तेंगु पर हमला करने लगता है। जिस दौरान वहाँ गेन्या पहुंच उसे कहता है कि सामने से हट जाओ, क्योंकि उसे उसके पीछे वाले डीमन पर हमला करना है, क्योंकि वो काफी खतरनाक है और वो ऑलमोस्ट तांजीरो पर हमला करने वाला है। जिस हमले से नेजुको तांजीरो को बचा तो लेती है, लेकिन उस हमले के कारण नेजुको अपना पैर खो देती है, जिसे देख तांजीरो अब काफी वरीड हो गया है और साथ ही वो उस डीमन को देख और चौंक चुका है, क्योंकि वो कोई और डीमन नहीं बल्कि छठवा डीमन है। जी हाँ, जो डीमन कहाँ से आया इस बारे में तांजीरो को कोई भी आइडिया नहीं, लेकिन साथ ही वो डीमन तांजीरो को ये कहता है कि वो एक विलन है जो मासूमों के पीछे पड़ा हुआ है। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि तांजीरो को इतना समझ आ जाता है कि बाकी चारों डीमन की स्मेल वहाँ से गायब हो चुकी है, जिसका मतलब ये कोई सिक्स्थ डीमन नहीं है। लेकिन उसे ये आइडिया नहीं कि ये डीमन आया कहाँ से, जिसका जवाब हमें गेन्या से पता चलता है, क्योंकि हम देख पाते हैं कि जब तांजीरो अपनी बड़ी ही मेहनत से हान तेंगु पर हमला कर रहा था तो उसी दौरान एंगर डीमन ने सभी डीमंस को खुद के अंदर समा लिया, जिसके कारण ही वो एक नया डीमन उभर कर आया है। जी हाँ, वो डीमन और कोई नहीं बल्कि हान तेंगु के ही डीमंस है, जो चारों मिल अब एक हो चुके हैं, जिनकी पावर्स भी अब काफी बढ़ चुकी है। जिस डीमन के नाम की बात करें तो इस डीमन का नाम कोहाकुतिन है। जी हाँ, सेकेडू, कराकू, एजेत्सु और उरोगी को मिलाकर कोहाकुतिन बना है, जिसमें काफी एबिलिटी है और साथ ही उस कारण अब यानी कि उसके पावर के कारण तांजीरो और गेन्या सांस नहीं ले पा रहे, जिस चीज का भी उन लोगों के पास कोई आइडिया नहीं। लेकिन उन सारी बातों को क्लैरिफाई करते हुए कोहाकुतिन उन लोगों को ये बताता है कि हान तेंगु जब भी ज्यादा स्ट्रेस में होता है या फिर उस पर काफी प्रेशर बनाया जाए तो वो और पावरफुल बनता जाता है, जो अब कोहाकुतिन के साथ होने वाला है। यानी कि उन चारों डीमंस को मिलाकर कोहाकुतिन एक हो चुका है, जिस कारण उसमें अब काफी पावर आ चुकी है और साथ ही हान तेंगु के ऊपर काफी प्रेशर आने के कारण भी वो पावरफुल बन चुका है। लेकिन साथ ही वो डीमन तांजीरो को विलन कह रहा है, जो बात उसे समझ नहीं आती और वो उससे पूछता है कि वो ऐसा क्यों कह रहा है, जिसके जवाब में वो उससे बताता है कि उसके हाथ से छोटे डीमन को वो मारने की कोशिश कर रहा था और न जाने उसने कितने डीमंस को ऐसे ही मारा है, जो चीज तांजीरो को पसंद नहीं आती और वो काफी गुस्सा हो जाता है और साथ ही उस डीमन को ये तक कह देता है कि ये सारा कुछ तुम्हारा किया धरा है, क्योंकि तुम लोग भी कोई अच्छे लोग नहीं हो, क्योंकि उन लोगों ने काफी सारे मासूमों की जान तक ली है। लेकिन उन सारी बातों को वो डीमन सुनना नहीं चाहता और यही कहता है कि वो जल्द ही तांजीरो को खत्म कर देगा। और वही दूसरी तरफ बात करें ग्योक्को की, तो हम देख पाते हैं कि उसने अभी भी मुइचिरो को अभी भी वाटर प्रिजन में कैद रखा है, जिसे छूटने की आखिरी कोशिश मुइचिरो करना चाहता है, जो वो करता भी है। यानी कि वहाँ पर अब वो अपनी मिस्ट ब्रीदिंग टेक्निक को इस्तेमाल करता है, जिससे भी वो खुद को छुड़ा नहीं पाता और उससे काफी मायूस हो जाता है, जिस कारण वो अपने मास्टर से माफी मांगने लगता है कि उसने उन्हें निराश किया और साथ ही वो अब खुद को बचा नहीं पाएगा। लेकिन उसी दौरान उसे एक शख्स उसके ध्यान में आकर उसे यही कह रहा होता है कि वो शायद इन सारी चीजों से बच निकल सकता है और साथ ही क्या पता उसका फ्यूचर इसके बाद चेंज हो जाए। जो सारी चीजें उससे तांजीरो ने तो नहीं कही थी, क्योंकि वो शख्स तांजीरो जैसा दिख रहा है, जो जानकर और उस इंसान की छवि को देख मुइचिरो काफी ही शौक है, क्योंकि वो शख्स हूबहू तांजीरो जैसा दिख रहा था। जिसके बाद हम ग्योक्को को देख सकते हैं, जो पास ही की झोपड़ी में जाने का डिसाइड करता है, जहाँ पर हम हागा नेजुका को देख सकते हैं, जो बड़े ही लगन से तांजीरो की तलवार बनाने में लगा हुआ है। जहाँ कोतेत्सु भी होता है, जो ग्योक्को को देख काफी घबरा सा जाता है। लेकिन ग्योक्को की नजर अभी हागा नेजुका पर लगी हुई है, क्योंकि वो अपने काम में इतना मगन है कि उसने ग्योक्को पर नजर ही नहीं डाली, जो चीज ग्योक्को को बिल्कुल पसंद नहीं आती, क्योंकि ग्योक्को भी एक आर्टिस्ट है और वो ऐसा सोचने
लगता है कि उसने कभी इतना ध्यान अपनी आर्ट पर नहीं लगाया जितना ध्यान हागा नेजुका अपनी आर्ट पर लगा रहा है। जिस चीज से चिढ़कर ग्योको उस पर हमला कर देता है और हम देख पाते हैं कि फिर भी उस हमले से हागा नेजुका अपना कंसंट्रेशन उस तलवार से नहीं हटाता। पर हाँ, हम देख पाते हैं कि उस हमले से हागा नेजुका का मास्क टूट जाता है और उसका चेहरा झलकने लगता है, लेकिन फिर भी वो नहीं रुका और ग्योको ये सारी चीजें देख काफी हैरान है, जैसे वो अब मारना नहीं चाहता। जी हाँ, ग्योको ने अब ये सोचा है कि पहले वो हागा नेजुका का ध्यान उस तलवार पे से हटाएगा, फिर ही वो उस शख्स को मारेगा। क्योंकि हागा नेजुका अटैक होने के बावजूद भी उस तलवार को प्रेस कर रहे हैं और अपने पूरे काम पर ध्यान दे रहे हैं। साथ ही वो उस तलवार को देख काफी खुश है, क्योंकि ऐसी तलवार उसने अपने जिंदगी में नहीं देखी, जिस तलवार को काफी ही बारीकी से बनाया गया है। जिसके बाद ये सीन फिर से मोइचिरो की तरफ बढ़ता है, जिसे सब कुछ धुंधला सा नजर आ रहा है, लेकिन साथ ही वो तांजीरो को भी देख पाता है जो उसे अभी तक समर्थक दे रहा है कि जल्द ही उसे कोई बचाने के लिए यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन मोइचिरो ये सोच रहा है कि अगर वो कोतेत्सु की हेल्प करता ही नहीं तो वो इस सिचुएशन में फंसा ही नहीं होता। पर इतना ही नहीं, बल्कि वो तांजीरो को ये तक कहता है कि यहाँ उसे कोई बचाने नहीं आने वाला, क्योंकि यहाँ सभी लोग उससे काफी ही कमजोर है। तो वो ये उम्मीद ना लगाए कि उसे बचाने के लिए कोई आने वाला है और साथ ही उसका अंत यहाँ पर ही तय है। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि हम देख पाते हैं कि मोइचिरो को इस बुरी हालत में बचाने के लिए और कोई नहीं बल्कि कोतेत्सु पहुँचता है, जो उसकी ऐसी हालत देख उसकी तरफ बढ़ता है और उस वाटर प्रिजन पर एक खंजर मार उसे तोड़ने की कोशिश करता है, जिसमें वो कामयाब तो नहीं होता, जो बात मोइचिरो को भी पता थी। और उसे देख वो उससे यही कहता है कि वो उस प्रिजन को यानी कि उस वाटर प्रिजन को नहीं तोड़ पाएगा तो बेहतर होगा कि वो यहाँ से चला जाए, क्योंकि उसे पता है कि कोतेत्सु उस वाटर प्रिजन को नहीं तोड़ पाएगा। तो बेहतर यही है कि वो यहाँ से अपनी जान बचाए और साथ ही जल्दी से बाकी लोगों को आगाह करे, ताकि वो लोग भी अपनी जान बचा पाए। जी हाँ, अभी भी मोइचिरो यही सोच रहा है कि कोतेत्सु उसकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, लेकिन वो उस प्रिजन को जब अपनी खंजर की मदद से तोड़ ही रहा होता है तो उसी दौरान मोइचिरो ये नोटिस कर पाता है कि उसके पीछे से एक डीमन आ रहा है, यानी कि वही फिश वाला डीमन कोतेत्सु की तरफ उसे मारने के लिए बढ़ रहा है, जिसे कोतेत्सु देखता नहीं और वो कंटिन्यूअसली उस प्रिजन को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है, जिस कारण वो फिश डीमन पहुंच कोतेत्सु पर हमला कर देता है। जिस हमले से कोतेत्सु घायल तो होता है, लेकिन फिर भी वो उस लोकेशन से भागता नहीं बल्कि उस वाटर प्रिजन को तोड़ने की ही कोशिश कर रहा होता है। लेकिन फिर से वो वाटर डीमन यानी कि वो फिश डीमन कोतेत्सु पर हमला कर देता है और इस बार उसने उसके वाइटल पॉइंट पर हमला किया है, जिससे शायद कोतेत्सु की जल्द ही मौत हो जाएगी। जो चीज देख मोइचिरो काफी शॉक है और साथ ही फिर से वो कोतेत्सु को अपने जख्मों को दबाते हुए यहाँ से भागने के लिए कहता है, ताकि वो अपनी जान बचा पाए। लेकिन कोतेत्सु ऐसा नहीं करता और इस कारण मोइचिरो को तांजीरो की कुछ बातें याद आती हैं कि दूसरों की मदद करने पर ही उन्हें सुकून मिलेगा और साथ ही वो लोग भी उसके बारे में सोचेंगे। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि दूसरों को ही देखकर वो खुद को प्रेरित भी कर सकता है, जिसमें अब मोइचिरो कामयाब होता है। जी हाँ, वो कोतेत्सु की ये हालत देख खुद को रोक नहीं पाता, जिससे वो अपनी पावर को और बढ़ाने में कामयाब होता है और साथ ही अपनी मिस्ट ब्रीथिंग टेक्निक को वापस इस्तेमाल कर फाइनली उस वाटर प्रिजन को तोड़ने में कामयाब होता है और साथ ही ये भी सोचने में कामयाब होता है कि उसे तांजीरो बार बार उसके विजन में क्यों नजर आ रहा है, क्योंकि जो बात तांजीरो ने उससे नहीं कही थी वो बात भी उसके विजन में वो तांजीरो को कहता हुआ सुन पाता है, जिसे उसने अब क्रैक कर लिया है। क्योंकि उसके फादर की आईज भी रेड थी तो अब तांजीरो की भी आईज रेड है, जिस कारण वो उसके फादर के फॉर्म में तांजीरो को देख रहा है। और साथ ही अब जबकि मोइचिरो उस कैद से छूट चुका है तो उससे ज्यादा हमें कुछ दिखाया नहीं जाता और यहाँ पर डेमन स्लेयर सीजन 3 के 6th और एपिसोड 7 का ये रीकैप खत्म होता है, जिस बारे में अब आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज के रीकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।